हेलो बच्चों, कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग। और हमने स्टार्ट कर लिया था चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल वर्ल्ड, और इसका लेक्चर नंबर 1 भी हमने पढ़ लिया था। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था साइंस क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ साइंस, फिर एल्बर्ट आइंस्टीन का साइंस के बारे में क्या कहना है, और उसके बाद फिज़िक्स की डेफिनेशन, उसके बाद यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज़म हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फ़िज़िक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स, एक को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स। मैक्रो का मतलब जो हम आँखों से देख सकें, जैसे कार, इंजन, एरोप्लेन, इनको हम आँखों से देख सकते हैं, इनके मोशन को भी हम देख सकते हैं। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ फिनोमिना इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनाइट साइज। तो फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट के फिनोमिना की स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब समझ में आ गया, जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ जेट, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ साइकिल। तो ये सभी कहलाती हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम क्लासिकल फिजिक्स। और इसके बारे में 1900 से पहले, ईयर 1900 से पहले सभी डिस्कवरी इसमें हो चुकी थी। और बेसिकली सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स आपको न्यूटन ने दी है। तो मोशन ऑफ कार क्या होते हैं, मोशन ऑफ प्लैनेट्स कैसा होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट हैं ना, जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, मशीनरी कैसे काम करती है, वो सभी क्लासिकल फिजिक्स में आती है। और सबका लगभग सबकी डिस्कवरी किसने की थी? साइंटिस्ट न्यूटन ने। अभी हम और हमारे इस बार तो जो फिज़िक्स में स्टार्टिंग के चैप्टर हैं वो सारे मैकेनिक्स पर ही हैं। मैकेनिक्स में ही क्लासिकल फिजिक्स का ही पार्ट है, मैकेनिक्स भी क्लासिकल फिजिक्स का ही पार्ट है। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है आपको समझ में आया बेटा? इसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो हमें आंखों से दिखते हैं। जनरली जो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, जो भी चीज़ें मूव करती हैं, वो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर ही आती हैं। समझ गए? और इसकी डिस्कवरी 1900 तक हो चुकी थी सारी की सारी। तो ये कह सकते हैं जिस फिज़िक्स की वो ब्रांचेस जिसकी डिस्कवरी 1900 तक हो चुकी है, वो क्लासिकल फिज़िक्स कहलाती हैं। और फिज़िक्स की वो ब्रांचेस जिसकी स्टडी 1900 के बाद हुई है, यहाँ पे देखिए डेवलप्ड आफ्टर द ईयर 1900, वो मॉडर्न फिज़िक्स कहलाती है। तो जिनमें फ़िज़िक्स की डिस्कवरी 1900 के बाद हुई हैं, वो मॉडर्न फिज़िक्स कहलाती हैं। मॉडर्न फिज़िक्स में हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो आप कहोगे सर माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स को ही मॉडर्न फिज़िक्स कह सकते हैं क्या? तो हाँ, कह सकते हो। मैक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स को ही क्लासिकल फ़िज़िक्स कह सकते हैं क्या? कह सकते हो, कह सकते हो आप। अब माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स में हम ऐसी चीज़ों का स्टडी करते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। स्टडी ऑफ फिनोमिना इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना बेटा कि एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये बात आपने पढ़ी हुई होंगी। तो ये सब जो पार्टिकल होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, या सब एटॉमिक पार्टिकल भी इनको कहते हैं। ये हम जनरली हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और इनकी जो भी स्टडी होती है वो माइक्रोस्कोपिक फ़िज़िक्स कहलाती है। और साथ में इसको मॉडर्न फिज़िक्स भी कहते हैं। और इसकी डिस्कवरी 1900 के बाद हुई है सारी की सारी। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि जो क्लासिकल फ़िज़िक्स है और जो मॉडर्न फिज़िक्स है, इसमें भी फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। क्लासिकल फ़िज़िक्स में आता है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। इनके बारे में भी आज की क्लास में हम सारे एक एक टॉपिक फिज़िक्स की एक एक ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले हमें दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दो, डायरेक्ट डायमेंशन स्टार्ट कर दी, वो हम भी करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 लेक्चर तो कम से कम बच्चा ये समझ ले कि बेसिकली फ़िज़िक्स होती क्या है। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं भाई, कि क्लासिकल फ़िज़िक्स की इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं बेटा। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड और एकॉस्टिक्स, इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं। और मॉडर्न फिज़िक्स में होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स,
पार्टिकल फिजिक्स और रिलेटिविटी। तो ये जो सारी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आती हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे 11th और 12th के कोर्स में क्या रहता है, तो हमारे 11th और 12th के कोर्स में 11th में आपके जो आप समझ लो कि 80% आपके मैकेनिक्स ही है, उसके बाद थोड़ा बहुत पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का भी है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स ये आपके 12th में आती हैं, और ये जो दोनों हैं जो आपके 11th में आती हैं। अब ये जो पार्ट है वो भी 11th में आता है, कौन सा, साउंड। तो मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और साउंड आपके 11th में आएगा, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स आपके 12th का पार्ट कवर करती हैं। और बिल्कुल छोटा सा पार्ट मॉडर्न फिजिक्स का भी आपके 12th में आता है। बहुत ही ईजी पार्ट आते हैं मॉडर्न फिजिक्स का। वैसे मॉडर्न फिजिक्स आपके हाई लेवल क्लासेस में आएंगी, जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपके क्वांटम मैकेनिक्स और पढ़ने को आपको मिलेंगी। ओके, तो अब एक एक ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं हम फिजिक्स की। तो सबसे पहले हम ब्रांच की बात करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करती है वो मैकेनिक्स कहलाती है। दूसरी बात, इट डील्स विद द ऑर्डरली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट लो स्पीड इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मैक्रोस्कोपिक आपको समझ में आ गया होगा, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं। दूसरा, लो स्पीड। लो स्पीड कैसे, देखिए लाइट की स्पीड, ये बात समझिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये बात। लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा, आपको पता है, 3 × 10⁸ होती है लाइट की स्पीड। तो लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। लाइट 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करती है बेटा, 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, अपनी गाड़ी है जो बाइक है वो कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 घंटे में, ये 1 सेकेंड में कवर करती है। एक सेकेंड में हमारी बाइक कितना मीटर जा सकती है, 10 मीटर, 15 मीटर। 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर जाती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और हमारी बाइक या हमारी गाड़ी, कुछ अगर हम बात कर रहे हैं 4 व्हीलर की, तो वो भी 1 सेकेंड में 20 मीटर, 25 मीटर से ऊपर कोई नहीं जा सकता। एरोप्लेन की बात करें तो वो भी 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर चला जाता होगा शायद, लेकिन इससे ऊपर तो नहीं जा सकता ना। ओके, तो यहाँ पर हमारी लाइट की स्पीड से कंपैरिजन की बात हो रही है। तो लाइट की स्पीड से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारी स्पीड बहुत ही लो होती है, इसलिए यहाँ पर बात करी लो स्पीड की। तो जो भी ऑब्जेक्ट लो स्पीड से चलते हैं और ऑर्डरली मोशन करते हैं, ठीक है, ऑर्डरली मतलब अगर सड़क पे गाड़ी मूव कर रही है तो ऑर्डरली मोशन हुआ ये, ठीक है बेटा। तो इट डील्स विद ऑर्डरली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट लो स्पीड। लो स्पीड समझ में आया। इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मैक्रोस्कोपिक क्लियर हुआ, जिनको हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जिनके मास को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको भी देख के हम ऐसे कहते हैं ना ये 1 kg का, ये 2 kg का, इसका मतलब वो मैक्रोस्कोपिक है, समझ गए। दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको पता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो इसी ब्रांच। तो हम बात कर रहे थे न्यूटन के सारे लॉ इसी ब्रांचेस के अंदर आते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सभी इसी के अंदर हम पढ़ते हैं। यही हमारे इनिशियल चैप्टर भी होंगे फिजिक्स के अंदर, और आप यहाँ पे इन चैप्टर्स को, मैकेनिक्स को डिटेल में पढ़ोगे, और बहुत इजी और इंटरेस्टिंग होती है मैकेनिक्स। फिर प्रपल्शन ऑफ रॉकेट्स, प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स, ठीक है, रॉकेट का प्रपल्शन कैसे होता है, वाटर वेव कैसे चलती हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी इसमें आती हैं, साउंड मैकेनिक्स भी इसमें आती हैं, सभी इसी के अंदर कैटेगरी में कवर होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि मैकेनिक्स के में हम क्या पढ़ते हैं, हम मैकेनिक्स में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनकी स्पीड बहुत ही कम होती है लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में। दूसरा, ये बात हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में करते हैं। ओके, नेक्स्ट फिजिक्स की ब्रांच में चलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की, और इसी ब्रांच के बेस पर ये बना था हमारा सबसे पहले स्टीम इंजन। स्टीम इंजन कैसे बना था, मैं आपको थोड़ा सा एक बार आइडिया दे देता हूँ कि जैसे हम चाय बनाते हैं और
कंटेनर पर, अगर हम चाय के कंटेनर पर एक प्लेट रख दें तो आपको पता है गैस के प्रेशर से वो प्लेट हट जाती है। तो यही चीज़ ऑब्ज़र्व की थी साइंटिस्ट जेम्स वाट ने, और इस ऑब्ज़र्वेशन से उनको ये पता लगा कि स्टीम में पावर होती है, भाप के अंदर शक्ति होती है जो किसी भी चीज़ को मूव करा सकती है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना किसी बड़े ऑब्जेक्ट को स्टीम से मूव करवाया जाए, और उन्होंने इससे स्टीम इंजन का डिस्कवरी की। तो स्टीम इंजन या स्टीम ये थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट होता है। तो क्या करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में, बेसिकली क्या पढ़ते हैं, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफ़र, या ये कह सकते हैं हम हीट एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन, या दूसरी एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन। हीट एनर्जी उसमें ज़रूर आएगी। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कि हमने हीट से वाटर को बॉईल किया, हीट से वाटर बॉईल किया, तो वाटर जब बॉईल हुआ तो क्या बनी, स्टीम। अब जो स्टीम होगी, स्टीम का एक नेचर होता है, क्या लगाती है वो, प्रेशर लगाती है। प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा, प्रेशर से स्टीम बाहर निकलती है। तो वो स्टीम के पास प्रेशर कहाँ से आया, तो आंसर है हीट एनर्जी से। समझ में आई बात। तो स्टीम के पास कौन सी एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, और उस प्रेशर से स्टीम कोई भी वर्क कर सकती है। जैसे जो इंजन होता है उसके पिस्टन को हिला सकती है, यहाँ के जो पिस्टन होते हैं इंजन में उनको वो मूव भी करा सकती है। तो इसमें हो क्या रहा है, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है ना, हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बन रही है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली बात करते हैं कि हीट एनर्जी का किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन और दूसरी एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन। इसी ब्रांच के अंदर हम रेफ्रिजरेटर, जो हमारे फ्रिज होते हैं, और एयर कंडीशनर, सभी इसी ब्रांच पर बेस्ड हैं। समझ में आई थी बात, ओके। इट डील्स विद द डिसऑर्डरली मोशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे आपको बताता हूँ कि मान लो एक प्रेशर कुकर है, उसको हमने गर्म किया, तो उसके अंदर जो भी वाटर है, पानी है, वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। और वो जो वेपर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो कैसे मोशन करेंगे, डिसऑर्डरली। एक ऑर्डर में मोशन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो इस ब्रांच में हम डिसऑर्डरली मोशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पढ़ते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई। इसके लिए आप दिमाग में इमेजिन करो, प्रेशर कुकर में पानी उबल रहा है और वो वेपर बन गया और सारे पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो कितने सारे पार्टिकल हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। कैसे मोशन कर रहे हैं, डिसऑर्डरली मोशन। This branch of physics is concerned with the change in temperature, change in internal energy of a system through the transfer of heat and external work. तो इसके अंदर हम ये सारी जो बातें हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स हमारे 11th के कोर्स में। अभी आप ये समझ लो कि इसमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होता है। इसके अंदर हम रेफ्रिजरेटर, इंजन, आपके समझिए बाइक का इंजन, ये सभी इसी ब्रांच पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है पढ़ा होगा। फिर हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था ना। और हम कैसे जनरेटर बनाते थे। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ओके। तो आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा था आपने। तो हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये फिजिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। The basic laws of electrodynamics were given by Coulomb, Oersted, Ampere, Faraday and Maxwell। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जो बेसिक लॉ थे वो साइंटिस्ट कुलम ने, ऑरस्टेड ने, एम्पियर ने, फेराडे ने और मैक्सवेल ने दिए थे। तो इसके अंदर हम करते क्या हैं, जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप मोबाइल से अभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। आपके घर में जो लाइट आ रही है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। समझ रहे हो ना बात आप, क्योंकि लाइट कैसे आती है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से, आपको पता होगा ये बात, ओके। ये जो पूरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, ये आपकी 12th क्लास में पूरी बुक आती है आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। साउंड की बात करें तो 11th में एक छोटा सा पार्ट है, साउंड चैप्टर है आपके, वेव चैप्टर है वैसे, और इसके अंदर साउंड के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ते हैं।
और ये भी फिज़िक्स की ब्रांच है जो डील करती है नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, कि साउंड वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, उनका क्या नेचर होता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है। जैसे हम ये अभी तक फिज़िक्स में पता लग चुका है हमें कि हम कोई भी चीज़ को जैसे ही वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन करने से, और साउंड की फ्रिक्वेंसी हम जो सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज होती है। इसमें इंफ्रासोनिक साउंड होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, इसमें भी बहुत ब्रांचेस होती हैं। जो हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की, वो भी इसी से हम बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्रांच के बारे में बात करते हैं, लाइट और ऑप्टिक्स। आपने 10th में आपको पढ़ ही लिया होगा कि लाइट और ऑप्टिक्स में होता क्या है। हम लाइट को लेंसेज से, मिरर से पास करके हम इमेजेस बनाते हैं, कैमरा बनाते हैं, लाइट की नेचर को पढ़ते हैं, लाइट में रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब फिनोमिना हैं, ये हम 12th में देखेंगे। कौन कौन से? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये सब हम पार्ट 12th में देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इन दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स वी स्टडी द नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू लेंसेज, मिरर्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सेट्रा। जो हमारा मोबाइल कैमरा है वो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। अगर फिज़िक्स की ऑप्टिक्स ब्रांच नहीं होती तो आपके पास मोबाइल नहीं होता, ठीक है। और जो भी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप हम बनाते हैं वो इसी पर बेस्ड है, जो प्रोजेक्टर से हम देखते हैं, ठीक है। आजकल होलोग्राफी का भी समय आ गया है, वो सब आप इसी की ब्रांचेस में देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, ये आपके 12th के बाद आती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। इस ब्रांच में हम, ये ब्रांच पूरी की पूरी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डेवलप की थी, और इस ब्रांच में हम ऐसे पार्टिकल की बात करते हैं जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास है। ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास है। अगर कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड के पास की स्पीड से मोशन करता है तो उसका मास इंक्रीज होता है। ये बात अब क्लियर हुई। अगर कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड के पास की स्पीड से मोशन करता है तो उसके मास में इंक्रीमेंट होता है, और उसका भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, m=m0/√1 - v²/c²। उसका मास इंक्रीज होता है। यस। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, इसी में नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, थोड़ा आपने देखा होगा 10th में क्या होता है। इसमें, इसके अंदर हम न्यूक्लियर बम बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं। ये देखिए, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ करके हम ऐसा करते हैं, और उसके बाद हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने लगे हैं। जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? इसके लिए हम यूरेनियम, थोरियम, इस तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं, और इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर न्यूट्रॉन्स की बौछार कराते हैं, और जैसे ही बौछार कराते हैं ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, मतलब टूटते हैं। कौन टूटता है? यूरेनियम और या थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर हम न्यूट्रॉन की बौछार करवाते हैं, जिससे ये टूटते हैं। जैसे ये टूटते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और वही एनर्जी को कहलाती है हमें न्यूक्लियर एनर्जी। बेसिकली बात बता रहा हूँ आपको मैं, 12th के अंदर ये आता है चैप्टर पूरा का पूरा। ओके, नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स। इसके अंदर हम एक्सरे जो होती है, और जो पार्टिकल होते हैं जैसे गामा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज, इनके बारे में बात करते हैं। इट डील्स विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज़ मेड अप ऑफ। जिन चीज़ों से मैटर मिलकर बना है, उन पार्टिकल्स या उन चीज़ों का हम इसमें स्टडी करते हैं। तो पार्टिकल फिजिक्स भी हमारे हायर यूनिवर्सिटी लेवल में आती है। फिर इसके बाद आती है क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी हमारे यूनिवर्सिटी लेवल में आती है। और इसमें मैं बेसिक बताता हूँ आपको कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। उन्होंने बताया था कि जो भी पार्टिकल होता है और वो मोशन कर रहा है,
कोई पार्टिकल है और वो मोशन कर रहा है तो उसके साथ एक वेव जुड़ी हुई होती है। क्या जुड़ी हुई होती है? वेव जुड़ी होती है, और इसी को बोलते हैं हम मैटर वेव। और इसके अंदर और भी बहुत बातें आती हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि लाइट जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होती है जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। ये सब बातें हमारे 12th में आएंगी, तो आप इतना सा समझ सकते हैं कि इट डील्स विद मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल होता है उनका मैकेनिकल बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए आप इतना सा समझ सकते हो कि जो लाइट है, जो आपके पास सन रेज आती हैं, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, उनको बोलते हैं फोटॉन्स। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। थैंक यू वेरी मच।